सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के इतिहास मतलब एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग चंदेल राज्यों पर चर्चा करने वाले हैं। चंदेल शासकों का जो राज्य था, जिसे हम लोग जजाग भुक्ति के नाम से भी जानते हैं, उस पर आज हमारी चर्चा होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर चंदेलों की बात की जाए तो चंदेल मुख्यतः जो है वह प्रतिहार जो साम्राज्य था, उस प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंत के रूप में थे। प्रारंभ जो है इनका एक सामंत के रूप में था। ये प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत जो है एक सामंत थे, है ना। जैसे ही प्रतिहार साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ और जजाग भुक्ति क्षेत्र में चंदेलों का जो वर्चस्व है वह बढ़ता रहा और आगे चल के धंग और उसके जो आगामी शासक हुए उनके समय इन्होंने एक स्वतंत्र शासक की तरह पूर्णतः शासन किया। जहाँ तक इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, काफ़ी चर्चित नाम है। उनकी एक किताब भी है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो काफ़ी पॉपुलर है ना। तो विंसेंट स्मिथ ने चंदेलों को उद्भव के बारे में एक विचार व्यक्त किया है कि ये जो है गोंड और भरों के कबीलों से इनका जो है उदय हुआ है। और छतरपुर में जो है इनके केन नदी के तट पर एक मनियागढ़ है जो इनका मूल स्थान रहा है। लेकिन एक बात और है कि जो चंदेल शासक थे वो अपने आप को ऋषि चंद्रोदय का जो है वंशज मानते थे, उनको अपनी संतान मानते थे। संभवतः इसी नाम के आधार पर इनका नाम चंदेल पड़ा। महोबा से एक लेख प्राप्त हुआ है कि इस वंश के जो तीसरे शासक थे, है ना, जिनका नाम था जयशक्ति, ने अपने द्वारा शासित प्रदेश का नामकरण जो है जजाग भुक्ति रखा, है ना। या ऐसा भी माना जाता है कि चंदेलों को जो तीसरे शासक थे जयशक्ति, इनके नाम पर भी ये क्षेत्र जजाग भुक्ति या जजा भुक्ति जो है कहलाया। और इसकी जो जानकारी हमें मिली वो महोबा से एक जो लेख प्राप्त हुआ है उससे होती है। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक लेखों में जो चंदेल हैं उनको चंद्रोदय या चंद्रात्रय ऋषि का वंशज माना गया है। पर यशोवर्मन के जो पौत्र हैं जिनका नाम है देवलब्धि के दुदही लेख में इस वंश को चंद्रला वय कहा गया है ना। और वहीं आगामी अगर बात की जाए तो जिसके शासक हैं इस वंश के कीर्तिवर्मन, इनका देवगढ़ से एक शिलालेख मिला है। और चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय हैं इसके लेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर एक क्वेश्चन भी पीएससी में हाल ही में कि पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि चंदेल शब्द का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो देवगढ़ जो है शिलालेख जो कि कीर्तिवर्मा का है ना, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लेख में जो चंदेल शब्द की चर्चा मिलती है। आगे देखते हैं कि धंग का एक लेख मिला है, जो खजुराहो से जो लेख मिला है धंग का, है ना, उसमें जो वंशावली दी गई है ना, उसके अनुसार ये लोग विश्वश्रक पुराण पुरुष, जग निर्माता ऋषि मारीची, अत्रि और मुनि चंद्रोत्रय भूमिजाम के वंश में थे, है ना। यानी जो उनका पितृपुरुष है चंदेलों का जो नन्नुक है, उनको इन ऋषियों से कनेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें कि अभिलेखों में जो चंदेल राज था जो है वह जजाग भुक्ति के नाम से, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और अगर जजाग भुक्ति के प्रमुख नगरों की बात की जाए तो उसमें छतरपुर आता है, दूसरा नाम महोबा का आता है जिसे महोत्सव नगर भी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में आधुनिक हमीरपुर में स्थित है। कालिंजर, खजुराहो आदि, है ना, और जिसमें खजुराहो जो है वह चंदेलों की राजधानी के रूप में बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। चलिए, हम जिन सोर्स के माध्यम से आपको ये वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा रहे हैं उसमें ये 2 किताबें हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति और तथ्यात्मक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रचलित सारी किताबों में ये मैकग्रा-हिल से किताबें निकलती हैं। ये दोनों ही किताबें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इतिहास और मध्य प्रदेश को बड़ी ही गहराई से इन किताबों में व्यक्त किया गया है। आपको आसानी से किताबें आपके समीप मिल जाएंगी। चलिए, स्रोत की हम लोग चर्चा करें कि चंदेल राजवंश के संदर्भ में जो जानकारी हमको मिलती है उसमें एक किताब आती है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि विंसेंट स्मिथ की किताब है। दूसरा एक महत्वपूर्ण किताब जो है वो NS बोस की है, जो हिस्ट्री ऑफ चंदेलाज। मैं इन किताबों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि चंदेलों से लगातार क्वेश्चन आते रहे, तो आप किताबों का नाम देख लें, पीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है।
तीसरी किताब केशव चंद्र मिश्र की चंदेल और उनका राजत्व काल है। चौथी किताब है एस के मित्र की द अर्ली रूलर्स ऑफ खजुराहो। अगली नेक्स्ट किताब है कृष्णदेव ने जो लिखी है द टेम्पल ऑफ खजुराहो, है ना, द टेम्पल ऑफ खजुराहो कृष्णदेव की है। नेमाई साधन बोस ने हिस्ट्री ऑफ चंदेलाज लिखी है और शिशिर कुमार मित्र हैं, उन्होंने लिखा है अर्ली रूलर्स ऑफ खजुराहो। तो ये किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इन किताबों का आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं, है ना। ये काफ़ी आईएमपी किताबें हैं जिनके माध्यम से हमें चंदेलों की जानकारी मिलती है। चलिए, इसके अलावा कुछ अभिलेख भी हैं और उस समय की जो ग्रंथ लिखे गए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। कि चंदेल और चेदी राजाओं के मध्य संघर्ष हुआ, इस बात का ज्ञान हमें प्रबंध कोश के जो मदन वर्म प्रबंध है ना, इससे हमें जानकारी मिलती है, जो कि चंदेल नरेश मदन वर्मा के विषय में लिखा गया है। दूसरा चंद्रबरदाई और जगनक के ग्रंथ हैं। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल शासक जो परमार्दी देव थे, है ना, इनके भी जो संघर्ष हुआ उसका रोचक विवरण जो है हमें इन ग्रंथों में मिलता है। परमार्दी देव के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनके दो महत्वपूर्ण सेनानायक थे, आला और उदल। चलिए, अगली बात करें तो मुस्लिम लेखकों में बात करें अतहर और निज़ामुद्दीन की। इन्होंने महमूद गजनवी और चंदेल शासक जो विद्याधर था, इनके बीच जो दो संघर्ष हुए थे, इन संघर्षों की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। वहीं हसन निजामी एक बड़ा महत्वपूर्ण सल्तनत काल का इतिहासकार है ना, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा चंदेल राज्य पे आक्रमण और उनके जीते जाने का वृत्तांत दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हसन निज़ामी की हम लोग बात कर रहे थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं चंदेल राजवंश के जो पहले शासक थे, जो नन्नुक हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिनका शासनकाल 1831 से 1848 माना जाता है। और इनको प्रारंभ में ऋषि चंद्रोदय का या चंद्रात्रय ऋषि का वंशज माना गया है। इनके उत्तराधिकारियों की बात की जाए तो वाकपति महत्वपूर्ण हैं, और तीसरा जो शासक है वो जयशक्ति है। जयशक्ति के नाम से आप लोग जानते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जजाक भुक्ति कहा जाता है। वहीं अगले शासक हैं विजय शक्ति, जिनको विज्जा या विजा कहा गया है। विजय शक्ति वह शासक था जिसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज के साथ राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध अभियान में भाग लिया था। तो चूंकि ये प्रारंभिक शासक थे, इनकी बहुत कुछ ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां नहीं थी, इसलिए हम लोग संक्षिप्त में ही जानने का प्रयास करेंगे। उसमें जानने लायक बात यही है कि जयशक्ति के नाम पर क्षेत्र जजाक भुक्ति पड़ा। और वहीं विजय शक्ति की बात करें तो इसने मिहिर प्रतिहार शासक जो था, जो कि हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि प्रतिहारों के ही सामंत चंदेल थे, अतः चंदेल विजय शक्ति ने प्रतिहार मिहिर भोज के साथ मिलकर राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध अभियान किया था। और इस वंश का पहला शासक कौन था? नन्नुक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। राहिल की बात करें, विजय शक्ति का उत्तराधिकारी राहिल था, जो 899 से 916 ईस्वी तक इसने शासन किया। यशोवर्मा की लक्ष्मण अभिलेख में इस शासक को नरेंद्र चंद्र की उपाधि दी गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यशोवर्मा का जो हमें लक्ष्मण मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें जो राहिल हैं उसको नरेंद्र चंद्र की उपाधि प्रदान की गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि राहिल की पुत्री या बहन थी, है ना, इसका जो शादी है या विवाह है वह कलचुरी शासक कौकल प्रथम के साथ हुआ था, है ना। और जब प्रथम के साथ हुआ तो इससे क्या हुआ, चंदेल और कलचुरियों के जो संबंध थे वो मजबूत हो गए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इनने संबंध किसके साथ करिए, कोकल प्रथम के साथ। वहीं देखें हम लोग राहुल ने आगे क्या और कार्य कराया, तो इसमें पंचायत शैली में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जो कि महोबा के पास में स्थित है। वहीं एक राहिल सागर का भी निर्माण कराया। उल्लेखनीय है कि राहिल ने रसो रसिन नामक एक नगर भी बसाया था, जो वर्तमान में बांदा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। अब चर्चा करते हैं हर्ष की। हर्ष का जो शासन है वो 916 से 925 है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हो सकता है कि आप जिन किताबों को पढ़ते हो या जो आपके सोर्स हों उनमें सन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने इस स्लाइड को और पुस्तक लिखते समय जो आधार बनाया था वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब थी, तो उसी के आधार पर इन सनों को लिया गया है। हमारा जो सोर्स बुक है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, लेकिन उनसे ही हमने पूरा परिमार्जित करते हुए इन सब चीज़ों को नोट किया है। तो राहिल की बात हम लोग चर्चा करें तो राहिल का जो पुत्र कौन हुआ, हर्ष हुआ, और जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक था, है ना। और इसने प्रतिहारों की दास्ता से जो जुआ था, मतलब जो कहना चाहिए कि दास्ता का
जो दंश इन पे लगा हुआ था उसको उतार फेंकने का प्रयास किया, क्योंकि और इस बात की जो पुष्टि है वो हमें एक खजुराहो में लेख मिला हुआ है जिसमें उसे परम भट्टारक कहा गया है। किसको? हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है, और ये लगता है कि उसकी स्वतंत्रता का द्योतक है ना। वहीं एक दूसरा अभिलेख भी हमको मिला है जो कि ननोरा से मिला है। कहाँ से मिला है? ननोरा। इसको ऐसा भी कई बार हम लोग देख लेते हैं। ये ननोरा से एक पत्र मिला है जिसमें लिखा गया है कि हर्ष की भयानक सेना ने चारों ओर आतंक फैला दिया और अनेक राजाओं को करद बना दिया। करद बनाने का मतलब है कि अब वो सारे राज्य जो है अब हर्ष को क्या करते थे? टैक्स देते थे। यह भी कहा गया है इस ननोरा पत्र में कि अपने शत्रुओं को पराजित करने के उपरांत हर्ष ने संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की। इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि हर्ष अपने पूर्वगामियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। नेक्स्ट बात करें, खजुराहो में एक लेख मिला है। खजुराहो में एक लेख मिला है, उसके अनुसार प्रतिहार शासक जो क्षितिपाल हैं, जिनको महिपाल भी कहा गया है, को कन्नौज की गद्दी पर पुनः बिठाने का कार्य भी हर्ष ने किया। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो महिपाल थे उनको कन्नौज की गद्दी पर इसने बिठाला, यानी कहीं ना कहीं ये हर्ष की शक्तिशाली वर्चस्व को जो है प्रमाणित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिपाल को जो है राष्ट्रकूट नरेश जो इंद्र तृतीय थे ने परास्त कर कन्नौज की गद्दी से उतार दिया था। तो इंसिडेंट क्या होगा कि जो प्रतिहार शासक महिपाल थे, इनको राष्ट्रकूट जो नरेश थे जिनका नाम था इंद्र तृतीय ने हरा दिया और कन्नौज की गद्दी से हटा दिया। परंतु चंदेल हर्ष था, इसने सहायता की और महिपाल पुनः से कन्नौज को जीतने में सफल हो गए, है ना। प्रतिहारों और चंदेलों का आपसी संबंध था, क्योंकि प्रतिहार के सामंत ही चंदेल हुआ करते थे। इससे यह सूचित होता है कि प्रतिहार साम्राज्य अब थोड़ा थोड़ा निर्बल हो रहा था और चंदेल शक्ति उभर रही थी। यद्यपि हर्ष के समय कुछ बाद तक जो है चंदेल प्रतिहारों के सामंत के रूप में बने रहे और उनकी अधीनता केवल नाम मात्र की थी, यानी अभी भी प्रतिहारों के सामंत थे। हर्ष ने अपने समकालीन दो राजवंशों, देखिए हर्ष ने दो राजवंशों, एक का नाम चौहान है और दूसरे का है कलचुरी, के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसने अपने वंश की जो कन्या थी जिसका नाम था नाट्य देवी या नट्टा देवी है, उसका विवाह जो है किसके साथ किया? कलचुरी नरेश कोकल के साथ किया, है ना। और स्वयं अपना विवाह जो है चौहान वंश की कन्या थी जिनका नाम था कंचुका या कंचुकी, इनके साथ किया, है ना। तो किन किन के साथ वैवाहिक संबंध हो गए? एक तो हो गया कलचुरी के साथ और दूसरा किसके साथ होगा? चौहान, है ना। और विवाह संबंध होना मतलब एक रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, और ये होगा चंदेल, यानी अब इनके आपस में बड़े मधुर संबंध हो चुके हैं। कोई राजनीतिक कार्य करेंगे, किसी पे आक्रमण करेंगे तो ये लोग इसका सहयोग भी करेंगे, है ना। कलचुरी राष्ट्रकूटों के संबंधी थे, है ना। अब देखिए कलचुरी जो थे वो राष्ट्रकूटों के संबंधी थे, और जो कोकल था उसने अपनी कन्या का विवाह जो है किसके साथ किया था? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के साथ, है ना। तो बात ये आती है कि जो चंदेल थे हर्ष, इसने संबंध किया एक तो कलचुरी और दूसरा किया चौहानों के साथ, है ना। और जो कलचुरी थे, जो मतलब चंदेल के रिश्तेदार हो गए ये दोनों, है ना। तो जो कलचुरी थे इनके राष्ट्रकूटों से संबंध थे। तो ये जो दो इक्वेशन बनी है, इसका मतलब यही हुआ कि चंदेल बराबर राष्ट्रकूट, है ना। यानी अब इनके क्या हो गए? दोनों के भी आपसी संबंध बन गए, एक ट्रायंगल बन गया संबंधों का, है ना। अपने प्रतिहार अधिपति को जो खुली चुनौती देने का कार्य जो है अब हर्ष कर सकता था, क्योंकि उसकी स्थिति अब काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। चलिए अगले शासक का नाम है यशोवर्मन। अगले जो शासक हैं यशोवर्मन है, जिन्होंने 925 से 950 तक जो है शासन किया। हर्ष के बाद उसका जो पुत्र था यशोवर्मन, जिसे लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता है, गद्दी पर बैठा, जो कि एक साम्राज्यवादी शासक था। बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी वह जो है यशोवर्मन की जो महत्वाकांक्षाएं थी साम्राज्यवाद को लेके, उसके लिए काफ़ी अनुकूल थी। राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने प्रतिहार साम्राज्य को जर्जर कर दिया, है ना। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो चंदेल थे वो प्रतिहारों के सामंत थे और राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को जर्जर कर दिया। गोविंद चतुर्थ जो के समय आंतरिक कलह के कारण राष्ट्रकूटों की भी स्थिति दयनीय हो गई। मतलब राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को कमज़ोर किया और आगे चल के जो गोविंद चतुर्थ था, जो कि राष्ट्रकूट शासक था,
इसके समय जो आंतरिक कलह हुआ उसके समय राष्ट्रकूट भी दयनीय हो गए। अब वे उत्तर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते थे। कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट का जो वो था हस्तक्षेप अब लगभग समाप्त हो गया था। ये परिस्थितियां यशोवर्मन के लिए लाभकारी सिद्ध हुई और उसने अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण किया और प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसके बाद राष्ट्रकूटों से कालिंजर का प्रसिद्ध दुर्ग प्राप्त किया। देखिए दोनों शक्तियों का है ना, पहले राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हराया तो प्रतिहार कमजोर हो गए थे, और गोविंद चतुर्थ के समय आंतरिक कलह हुआ तो राष्ट्रकूट कमजोर हो गए थे। दोनों की स्थिति का लाभ उठाया यशोवर्मन ने सबसे पहले प्रतिहारों पर आक्रमण किया, है ना, और आगे चल के राष्ट्रकूटों से उसने कालिंजर का दुर्ग छीन लिया, है ना। दो बड़ी उपलब्धियां उसके हाथ में आ गई। अब खजुराहो से एक लेख मिला हुआ है जिसमें यशोवर्मन को गौड़, खस, कौशल, कश्मीर, मालव, चेदी, कुरु, गुर्जर आदि का विजेता कहा गया है। इस खजुराहो लेख में बात कही गई है, खजुराहो लेख में लिखा गया है कि गौड़ रूपी क्रीड़ा लता के लिए वह तलवार था। खसों की सेनाओं का सामना किया, कौशलों को लूटा, कश्मीर के शासक का नाश किया और मिथिला नरेश को शिथिल किया। मालवों के लिए वह काल के समान था। उसके सामने चेदी का शासक कांपने लगा। वह कुरु रूपी वृक्ष के लिए आंधी के समान था और गुर्जरों को जलाने वाला था। ये सारी जो बात है, ये कोटेशन है, ये कहाँ मिलती है चर्चा, खजुराहो लेख में। चलिए नेक्स्ट, आगे इस लेख में और बात कही कि भय से रहित होकर उसने चेदी नरेश को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी। क्षेत्रों की विजय के समय उसके सैनिक धीरे धीरे उन बर्फीली चोटियों पर भी चढ़ने में सफल हुए जहां उमा ने स्वर्ग के प्रत्येक वृक्ष से लाकर फूल एकत्रित कर रखा था, जहां गंगा की तेज धाराओं की ध्वनि से अब अश्व सेना भय के कारण अवस्थित हो गई थी। उसने शिव के निवास स्थल कालंजर पर्वत पर आसानी से जीत प्राप्त की, जो इतना ऊंचा है कि दोपहर में सूर्य की गति को बाधित कर देता है। उसने कालिंद और जहनवी की पुत्रियां और गंगा, यमुना को बारी बारी से अपनी क्रीड़ा सरोवर में बनाया, तटों पर शिविर स्थापित किए, है ना। तो ये दोनों ही जो उल्लेख हैं आपको खजुराहो लेख में मिल जाएंगे। हालांकि ये सारे कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो एक बड़े साम्राज्य का मालिक था ये। स्पष्ट है यशोवर्मन ने अपने प्रभाव में हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से लेकर बंगाल तक का बड़ा क्षेत्र जो है अपने हस्तगत कर लिया था। हालांकि यही अतिरंजित लगता है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को इसने जो है रौंद डाला था। चेदी पर उसकी विजय एक वास्तविकता थी। चलिए आगे हम लोग बात करें, धंग का एक खजुराहो लेख मिला है। इससे पता चलता है कि यद्यपि चंदेल स्वतंत्र हो गए थे, तथापि वे अभी भी नाम मात्र के लिए गुर्जर प्रतिहारों की अधिसत्ता को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है, विजेता होने के साथ साथ जो यशोवर्मन था एक महान निर्माता भी था, और उसने खजुराहो में जो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है उसका निर्माण कराया। इस मंदिर में एक बैकुंठ की मूर्ति है। ध्यान रखिए कि खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है उसमें एक बैकुंठ की मूर्ति है, जिसे उसने मतलब यशोवर्मन ने क्या किया था, जो प्रतिहार शासक थे देवपाल, है ना, इससे प्राप्त किया था। महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनका नाम है कनिंगम। उसने इस जो की जो पहचान है इस विष्णु मंदिर की, खजुराहो में जो चतुर्भुज का जो मंदिर है ना, उससे इसकी तुलना की है कि वास्तव में जो कनिंगम ने कहा कि जो चतुर्भुज मंदिर है खजुराहो में, वही विष्णु मंदिर था जिसमें बैकुंठ की मूर्ति को यशोवर्मन ने देवपाल से प्राप्त करके स्थापित किया था। इसके अलावा यशोवर्मन ने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट है, अगला शासक है धंग जो है। यशोवर्मन ने 950 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद उसका लड़का या उत्तराधिकारी धंग जो है वह गद्दी पर बैठा। वह पुष्पा देवी से उत्पन्न हुआ था, है ना। दुधई पाषाण लेख है, एक दुधई पाषाण लेख है। इससे पता चलता है कि कृष्ण नामक एक धंग का छोटा भाई भी था, है ना। धंग का छोटा भाई कौन था, ये कृष्ण था, है ना। और चंदेलों की वास्तविक जो स्वतंत्रता है या स्वाधीनता है उसका जन्मदाता धंग को ही माना जाता है। उसके शासनकाल की घटनाओं के विषय में हमें खजुराहो के लेख से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उसके छोटा भाई जो कृष्ण था या कृष्णप भी जिसे कहा जाता है, उसकी जानकारी हमें दुधई पाषाण लेख से मिलती है। खजुराहो लेख में तो कहा गया है कि धंग को कौशल, कृथ यानी बरार,
सिंघल और कुंतल का विजेता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करें, खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, है ना। यहाँ से धंग की उपलब्धियों का एक हमको विवरण मिलता है। उसके अनुसार उसने अपनी शक्ति और बाहुबल से खेल खेल में कालंजर तक, मालव नदी के किनारे भारत तक, वहीं कालिंदी नदी के किनारे तक, वहाँ से चेदी राज्य की सीमा तक तथा वहाँ से गोपगिरी तक का क्षेत्र जीत लिया था। एक कोटेशन ध्यान रखिए, कभी परीक्षा में एक कोटेशन आ जाए तो आप पूछ सकता है कि किस जो है लेख में मिलता है, तो ये धंग की उपलब्धियों का लक्ष्मण मंदिर से जो लेख मिला है उसमें ये जानकारी मिलती है। हालांकि एक बात महत्वपूर्ण है कि जिन विजयों की चर्चा की गई है उसमें से अधिकांश तो यशु वर्मा के समय संपन्न हो चुकी थी, जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। धंग ने शायद उन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया होगा, है ना। चलिए धंग की बात करें तो उसने कालिंजर पर जो अपना अधिकार था उसको सुदृढ़ किया, है ना, और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये मतलब अब ये जो धंग है, और धंग के समय कैपिटल क्या बन गई, कैपिटल बनी कालिंजर। और वैसे कालिंजर को जीतने का काम जो है वो राष्ट्रकूटों से कालिंजर जीता था किसने, यशोवर्मन ने, है ना। लेकिन उस पर ग्रिप मजबूत की है धंग ने, है ना। इसके अलावा ग्वालियर, बनारस, प्रयाग तक के क्षेत्रों को भी धंग ने जीता। ग्वालियर की विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है धंग की, क्योंकि यहाँ पे जो है कच्छप घात वंश के वज्रदामा जो है का अधिकार था और उसको उसने हराया था। ऐसा लगता है इस विजय के बाद चंदेलों ने प्रतिहारों की जो अधीनता थी उससे पूर्णतः मुक्ति पा ली थी, है ना। तो ग्वालियर विजय जो है जो धंग की थी, जहाँ पे कच्छप घात शासक वज्रदामा को उन्होंने हराया था, और उसी विजय के बाद, है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि चंदेलों ने प्रतिहारों की जो दास्ता थी उससे मुक्ति पा ली थी। आगे देखिए, खजुराहो लेख के अंत में कुछ अंकित हैं। अब क्या अंकित है कि यशस्वी विनायक पाल देव के, खजुराहो लेख के अंत में क्या स्थिति ये है कि यशस्वी विनायक पाल देव के पृथ्वी का पालन करते समय कोई भी शत्रु पर अधिकार नहीं कर पाया और सभी का उन्मूलन कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि 954-55 तक चंदेल जो है वह कन्नौज की संप्रभुता को नाम मात्र के लिए स्वीकार कर रहे थे, किंतु इस तिथि के बाद, यानी ये 954 से 55 की जो तिथि आ रही है, इसके बाद जो है किसी भी चंदेल लेख में प्रतिहारों का उल्लेख नहीं मिला है ना। ये शासन कहलाता है धंग का। चलिए नेक्स्ट है, धंग के खजुराहो लेख में, धंग का जो खजुराहो से लेख मिला है उसमें अंतिम बार जो है विनायक पाल देव का ही नाम मिलता है। इसके बाद किसी प्रतिहार शासक का नाम नहीं मिलता है। प्रयाग के संगम में धंग ने जल समाधि ली और प्राणों को त्याग कर दिया, है ना। एक लेख है ननूरा लेख 1998 ईस्वी से, इससे पता चलता है कि काशी में उसने एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था भट्ट यशोधर। क्या नाम था उनका, ये हम लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं, भट्ट यशोधर। इसको एक गांव भी दिया था, है ना। प्रयाग की विजय धंग के शासनकाल में हुई, लेकिन काशी का क्षेत्र निश्चित रूप से धंग के समय ही जीता गया। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो प्रयाग और ये काशी जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत माने जा सकते हैं। नेक्स्ट, महोबा अभिलेख का एक रचनाकार है ना। उसने धंग की तुलना हमीर से की है। किससे की है, हमीर से। ये कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि तुर्की जो आक्रमण हुआ था, है ना, या इसको हम लोग सुबुक्तगीन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। आप चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। चलिए, चेदी राज्य की विजय का कार्य जो है उसने जो छोटा भाई था अनुजय कृष्णप, है ना, अनुजय कृष्णप जो है उसको सौंपा था। वो कृष्णप के मंत्री थे जिनका नाम था कौंडिन्य। कृष्णप के मंत्री का नाम क्या था, कौंडिन्य था, कौंडिन्य वाचस्पति। इन्होंने चेदी शासक को पराजित किया और सिंह सबर नामक प्रमुख को मौत के घाट उतार दिया। चलिए नेक्स्ट, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें कि धंग केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, बल्कि कुशल प्रशासक भी था। कला संस्कृति को उसने प्रश्रय भी दिया, ब्राह्मणों को दान दी भूमि, है ना, उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया। हमने भट्ट यशोधर की चर्चा की है जिसको उन्होंने एक गाँव दिया था, है ना। उसका मुख्य न्यायाधीश था भट्ट यशोधर, जिसको गाँव मिला था। एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था प्रभास, है ना, जो कि ब्राह्मण था। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो मदन वर्मा का मऊ प्रस्थल लेख है ना, मदन वर्मा का जो मऊ प्रस्थल लेख है उसमें जो है इनके नाम मिलते हैं। बताया जाता है कि जो प्रभास है, जो उसका प्रधानमंत्री था,
है ना। ये अंगिरस तथा न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे गौतम अक्षपाद, उनके वंश से उत्पन्न हुआ था, है ना। प्रभास कहाँ से उत्पन्न हुआ था? गौतम अक्षपाद के वंश से उत्पन्न हुआ था और राजनीति के संचालन में काफ़ी ज़्यादा निपुण था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था धंग, अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। खजुराहो में उसने जो जैन मत के अनुयायी थे उनको धर्म प्रचार करने और मंदिर बनवाने की सुविधा भी प्रदान करी। धंग एक महान निर्माता था। उसने जैनों के लिए जिननाथ, वैश्वनाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ जैसे मंदिर जो है इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन्नाथ मंदिर में धंग के शासनकाल का एक लेख मिला है ना, जिसमें जैन उपासकों को उसने भूमि दान देने की चर्चा की गई, सॉरी भूमि नहीं दान देने की चर्चा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि जिन्नाथ से धंग का एक लेख मिला है जहाँ जैन उपासकों को उसने दान देने की बात कही है। नेक्स्ट है, वैद्यनाथ मंदिर में भी एक उत्कीर्ण मिला है लेख, है ना। इससे पता चलता है कि गृहपति कोकल द्वारा इसका जो निर्माण है वैद्यनाथ मंदिर का, वो गृहपति कोकल द्वारा कराया गया था। खजुराहो से एक लेख मिला है, उससे पता चलता है कि उसके समय में भगवान शंभू का एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया, है ना, सॉरी भगवान शंभू का एक भव्य शिव मंदिर बनाया गया और उसमें जो मरकत मणि है और प्रस्तर में बने हुए 2 लिंग स्थापित किए गए, है ना। ये थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से स्लाइड को, इम्पोर्टेंट है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब बात करें बड़े महत्वपूर्ण शासक की जिसका महमूद गजनवी से सामना हुआ। वो शासक है विद्याधर। विद्याधर के पहले गंड एक शासक हुए जिनके पिता थे, थोड़ा अल्प समय के लिए शासन था इनका। मुस्लिम लेखक विद्याधर की बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसकी चर्चा जो है वो नंद और विदा के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नंद व विदा, ये जो है मुस्लिम लेखक के में जो है इसकी चर्चा करते हैं विद्याधर की, है ना। और उसे तत्कालीन भारत का बड़ा शक्तिशाली राजा बताते हैं। 2 बार इनके युद्ध हुए महमूद गजनवी के साथ। 1019 में पहली बार हुआ जिसमें कन्नौर मैं अपन लोग चर्चा कर लें पहले राजपाल की। 1019 में महमूद ने कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे राजपाल, इनके ऊपर आक्रमण किया। राजपाल डर गया, बिना युद्ध करे भाग गया, आत्मसमर्पण कर दिया इसने। जब विद्याधर को जानकारी लगी तो उसने राजपाल को दंडित करने के लिए निश्चय कर लिया। अब मुस्लिम लेखक जो है वो इब्नुल अतहर है, जो हमको बताता है कि विद्याधर ने कन्नौज पर आक्रमण किया और बड़ा दीर्घकालीन युद्ध किया और राज्यपाल को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी, है ना। ये विवरण कहाँ मिलता है? इब्नुल अतहर एक मुस्लिम लेखक है। अब इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि भाई विद्याधर ने जो है वो राजपाल जो है उसको मारा? तो ग्वालियर में जो कच्छप नरेश हैं, है ना, वो चंदेलों के सामंत थे। हमने पहले चर्चा की थी ना, धंग के समय वज्रदामा को हराया था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ गए, अब जो कच्छप थे वो चंदेलों के सामंत हो गए। तो जो कछवाहा नरेश थे या जो कच्छप घात के थे वो चंदेलों के सामंत थे। और इस वंश के जो एक शासक हुए जिनका नाम है विक्रम सिंह, उनका एक लेख मिला है दुबकुंड से। कहाँ से? दुबकुंड से मिला है। और उससे पढ़ के पता लगता है कि उनका एक पूर्वज था जिसका नाम था अर्जुन, है ना। उसने विद्याधर की ओर से युद्ध किया और कन्नौज के राजपाल को मार डाला, है ना। और वहीं दूसरी इस बात की पुष्टि होती है, चंदेल वंश का एक लेख जो महोबा से मिला है, उसमें भी विद्याधर द्वारा चंदेल के मतलब राजपाल को मारे जाने की पुष्टि होती है। अब विद्याधर की बात की जाए तो विद्याधर को महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध करने का श्रेय प्राप्त है ना। महमूद गजनवी को सभी लोग जानते हैं कि 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने 2 बार 1019 और 1022 में 2 बार आक्रमण किया, ठीक है। 22 के आक्रमण के समय हम लोग बता दें कि देखिए दोनों में संघर्ष हुआ लेकिन किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन महमूद गजनवी जो है वह विद्याधर की शक्ति से बड़ा ही प्रभावित हुआ था और बताते हैं कि 1022 के आक्रमण के समय विद्याधर ने लुगाते हिंदवी कविता से महमूद की प्रशंसा की थी और महमूद ने प्रसन्न होकर 15 किले विद्याधर को वापस किए थे, है ना। एक और बात जो आती है, खजुराहो में एक जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर भी उसी के शासनकाल में निर्मित हुए। देखिए अब निर्माण कार्य की बात की जाए तो विद्याधर ने न केवल बताते हैं कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो में वो विद्याधर ने बनाया और उसके अलावा जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर भी इसी के शासनकाल में बने थे। विद्याधर ने मालवा के जो परमार शासक थे जिनका नाम था भोज और कलचुरी शासक जो थे जिनका नाम था गांगेयदेव, उनको पराजित किया और अपनी अधीनता
स्वीकार कराई। चंदेल वंश के एक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उपरोक्त दोनों ही नरेश है ना शिष्य के समान डरकर विद्याधर की पूजा करते थे। मदन वर्मा के एक मऊ प्रस्थल लेख मिला है। मदन वर्मा का कौन सा है? मऊ प्रस्थल लेख। उससे पता चलता है कि शिवनाग नामक एक यशस्वी मंत्री था जो गंड और धंग के मुख्यमंत्री प्रभास का पुत्र था। अब देखिए यहाँ प्रभास की चर्चा आई है, प्रभास के पुत्र की भी चर्चा आ गई। प्रभास जो है वो गौतम अक्षपात के वंशज थे, जो गौतम अक्षपात के वंशज माने जाते थे प्रभास। और धंग और गंड के समय ये एक कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री टाइप के बड़ा पद पे थे, है ना। तो उनका लड़का था जो शिवनाग जो है ना। तो बताया जाता है कि सचिव पद प्राप्त करते ही शिवनाग ने, मतलब शिवनाग कौन हो गए? विद्याधर के समय। तो सचिव पद प्राप्त करते ही उसने अपने उत्कृष्ट आचरण से पृथ्वी के समस्त राजाओं को विद्याधर का करद बना दिया। विद्याधर का करद मतलब अब जो राजा थे उस विद्याधर को टैक्स दे रहे थे, उसके अधीन थे, और वह पृथ्वी पर क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब चंदेल सत्ता के पतन की हम लोग बात करें कि विद्याधर की जब मृत्यु हो गई तो चंदेल शक्ति जो है वह क्षीण होती गई, और विजयपाल उनके पौत्र देववर्मन के काल में चंदेल, कलचुरी, चेदी वंशी और गांगे देव कर्ण के अधीनता ये स्वीकार करने लगे। कुल मिला के चंदेल पराभव हुआ, और कलचुरी जो है और जो है ना उनने थोड़ा सा अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। एक मऊ लेख मिला है जिसमें उसके मंत्री महिपाल का नाम मिलता है, जिसने प्रशासनिक कार्य में राजा को सहयोग किया, और विजयपाल की पत्नी जिसका नाम था भुवन देवी से उत्पन्न पुत्र देववर्मन जो है उसके बाद राजा बने, है ना। विजयपाल की पत्नी भुवन देवी से उत्पन्न पुत्र जो है देववर्मन जो है किसके बाद शासक बने? विजयपाल के बाद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग कुछ परवर्ती शासकों के नाम देख लें जो बने हैं बाद में। एक तो विजयपाल, देववर्मा, कीर्तिवर्मा, ये क्रमशः शासक हैं। फिर सुलक्षण वर्मा, फिर जयवर्मा, पृथ्वी वर्मा। ये चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये शासकों का है। अंतिम ज्ञात शासक जो है वो कीरत सिंह था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीर्तिवर्मा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देववर्मन के बाद उनका छोटा भाई कीर्तिवर्मा राजा बना। राज्यारोहण के समय जो चेदी नरेश कर्ण थे ने देववर्मन को हराया और चंदेल राज्य पर अधिकार कर लिया। प्रबंध चंद्रोदय में स्पष्ट कहा गया है कि चेदी नरेश ने चंद्रवंश को पच्युत कर दिया। बिल्हण जो है जिसने विक्रमांक देव चरित्र लिखा है उसने भी संकेत किया है कि डाहल का जो राजा है जो कलचुरी क्षेत्र वाला है, तो डाहल का राजा कर्ण जो है वह कालिंजर गिरी के स्वामी के लिए काल था। कालिंजर गिरी मतलब चंदेल, है ना, चंदेलों की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए नेक्स्ट है अतः कर्ण को पराजित कर, आगे फिर क्या हुआ? कर्ण को जो है कलचुरी कर्ण को पराजित कर साम्राज्य का उद्धार करना जो है अब इसकी प्राथमिकता बन गई। अतः उसने चेदी नरेश कर्ण को परास्त कर अपनी वंश की पुनः सत्ता को घोषित किया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रबंध चंद्रोदय नाटक में कर्ण को पराजित करने का श्रेय जो है एक गोपाल नामक सामंत को जाता है ना। कि प्रबंध चंद्रोदय नाटक में जो कलचुरी कर्ण है ना, इनको हराने का श्रेय किसे जाता है? गोपाल नामक व्यक्ति को जाता है। उस बात की पुष्टि जो है अगर कही जाए तो अजयगढ़ और महोबा से जो लेख मिला है चंदेलों का उससे हो जाती है। कीर्तिवर्मन एक शक्तिशाली राजा था और उसके राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान जो कृष्ण मिश्र थे और जिनकी किताब का नाम था प्रबंध चंद्रोदय, ये जो है वहाँ पर निवासरत थे। लेखों में अगर हम बात करें तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की चर्चा भी चंदेल काल में मिलती है। जैसे हमने गोपाल की तो बात कर दी कि इसने कलचुरी कर्ण को हराया कीर्तिवर्मन के समय। इसके अलावा दूसरे सामंत भी मिलते हैं, जैसे एक का नाम था वत्स जिसने बेतवा घाटी को जीता था, और दूसरा जो है एक सचिव था जिसका नाम था अनंत, है ना, बड़ा ही निपुण व्यक्ति था, है ना, जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहा था। एक और जो है व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम था कायस्थ महेश्वर। क्या नाम था? कायस्थ महेश्वर जो है अधिकारी था जो कालिंजर का एक विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी माना जाता था। कीर्तिवर्मन ने गांगेय शैली में सिक्के चलाए। कृष्णमित्र जो है कीर्तिवर्मन का आश्रयी था, और महोबा का जो कीरत सागर तालाब है और टीकमगढ़ में जो आहार जैन मंदिर हैं वो भी कीर्तिवर्मा के द्वारा बनाए गए। अगले शासक सुलक्षण वर्मा हैं। सुलक्षण वर्मा जिनको सिक्कों में हलक्षण वर्मा भी कहा गया है ना, इनके माध्यम से भी जो है एक छोटा सा कार्यकाल है ना।
और इन्होंने क्या किया कि इनकी प्रशंसा की बात की जाए तो मदन वर्मा का जो मऊ प्रस्थल लेख है उसमें इनकी प्रशंसा काफ़ी की गई और इसमें कहा गया कि गंगा यमुना दोआब, जिसको अंतर्वेदी विषय कहा गया है, मैं अपने शत्रुओं को पराजित किया। वहीं भोजवर्मन के एक अजयगढ़ शिलालेख से भी पता चलता है कि संलक्षण वर्मा की तलवार से माला और चेदियों की लक्ष्मी को छीन लिया गया। संभवतः मालवा के परमार और त्रिपुरी कल्चरियों के विरुद्ध उन्होंने सफल अभियान किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मऊ प्रस्थल लेख से पता चलता है कि अनंत, वत्स, गदाधर है ना और प्रदुम्न इसके प्रशासनिक अधिकारी थे। किसके? संलक्षण वर्मा के। चलिए फिर पृथ्वीवर्मन हुए, है ना, और पृथ्वीवर्मन के समय भी आप लोग स्लाइड का फ़ोटो ले लें, बहुत महत्वपूर्ण शासक है नहीं। मदन वर्मा कुछ महत्वपूर्ण है जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। पृथ्वीवर्मन का पुत्र था मदन वर्मा, है ना, जिसने कालंजर, अगासी, खजुराहो, अजयगढ़, महोबा, मऊ आदि जो है क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया, क्योंकि यहाँ से इसके 15 लेख प्राप्त हुए हैं और कुछ सोने और चांदी की मुद्राएं भी मिली हैं। लेख प्राप्ति स्थानों से प्रकट होता है बुंदेलखंड के चारों ओर के जो प्रमुख स्थान हैं कालिंजर, खजुराहो, अजयगढ़ और महोबा पर चंदेलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। चेदी और परमार राजाओं को उसने परास्त किया और काशी के राजा उससे भयभीत होते थे। अगर अगले शासक की बात करें तो परमल या परमार देव है, जिसके दो महत्वपूर्ण शासक थे आला और उदल। चंदेल लेखों में सामान्यतः मदन वर्मा के परमार्दी देव का नाम मिलता है, जिसे तत्पादानुध्यात कहा गया है, लेकिन परमार्दी देव के जो बगही प्रस्थल लेख है उसमें इन दोनों के बीच, मतलब किसके बीच में, मदन वर्मा और परमार्दी देव के बीच में किसी यशोवर्मन नामक एक शासक की भी चर्चा मिलती है, जिस हो सकता है इसका बहुत अल्प समय तक शासन रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आला उदल चंदेल सेना के दो वीर सेना नायक थे, जिन्होंने पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध लड़ा और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पृथ्वीराज ने परमार्दी देव को पराजित कर महोबा पर अधिकार किया था और महोबा में जो उसका अधिकार हुआ था, इसकी जो पुष्टि है वह मदनपुर लेख से मिलती है। मदनपुर में एक लेख मिला है जहाँ पे लिखा हुआ है कि महोबा पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपना अधिकार जमा लिया था। फरिश्ता के विवरण से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज के वापस जाने के बाद परमार्दी देव ने महोबा पर फिर से अधिकार कर लिया। यहाँ से 1183 ईस्वी का एक लेख मिला है जिसमें परमार्दी देव के लिए दशाणाधिपति कहा गया है। ठीक है। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव को पराजित किया और कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कालिंजर के दुर्ग में ही परमार्दी देव की मृत्यु हो गई। बताते हैं कि परमार्दी देव का स्वयं का एक मंत्री था जिसका नाम था अजय देव। उसने ही जो है परमार्दी देव की कायरता से चिढ़ के उसकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट है, परमार्दी देव के काल में एक मंत्री थे जिनका नाम था वत्सराज, जिन्होंने 6 नाटक लिखे। पहला कर्पूर चरित, हास्य चूड़ामणि, रुक्मणी हरण, त्रिपुरदाह और समुद्र मंथन। इसका भी फोटो आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है तो आप लोग किताब मैंने जो सजेस्ट आपको की थी उसको आप लोग पढ़ें। परमार्दी काल में जो है एक संधि विग्राहक थे जिनका नाम था गंगाधर। उनको कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया था। परमार्दी देव के बाद पुत्र त्रिलोकवर्मन हुए, है ना, जिन्होंने कालिंजर पर अपने अधिकार को बनाए रखा। अजयगढ़ के एक प्रस्तर लेख में उसकी तुलना विष्णु से की गई है और कहा गया है कि उसने तुरस्कों द्वारा समुद्र में डुबाई गई पृथ्वी का उद्धार किया था। इससे यह सूचित होता है कि त्रिलोकवर्मन एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसके राज्य पर 1232 में तुर्कों ने आक्रमण कर भारी लूटपाट की और त्रिलोकवर्मन की बात की जाए तो वीरवर्मन और भोजवर्मन शासक हुए जिनकी उपलब्धियां नगण्य थी। अगर अंत में हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1309 में चंदेल शासकों पर आक्रमण हुआ। साथ ही डाहल मंडल पर भी अधिकार जो है उसने कर लिया था और इसी के साथ चंदेलों का आधिपत्य लगभग समाप्त हो गया। इस वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो कीरत सिंह थे ज्ञात शासक में, जिनकी कन्या का नाम था दुर्गावती और उनका विवाह गोंड शासक दलपत सिंह के साथ में 1545 में हुआ था। कीरत सिंह चंदेल वंश का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है ना। कीरत सिंह रानी दुर्गावती के पिता और इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक माना गया है। तो कहीं ना कहीं खिलजी के आक्रमण के बाद भी छोटे छोटे रूप में ये लोग स्थापित रहे। तो चलिए, आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इस संपर्क के माध्यम से। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, है ना। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।